हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नीट जेईई फाउंडेशन बैच 2022-23 के केमिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी लोगों ने अपने पिछली क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। इन इन्फॉर्मेशन को आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। इनके केमिकल नेम्स, इनके फार्मूलाज एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा आप ही लोगों को काम आएंगे। पीडीएफ में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन कर रखी है, आप अच्छे से इस चीज़ को एक बार के लिए चेक कर लीजिएगा। अभी फिलहाल फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कंटिन्यूसली डाउट आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस को लेकर, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में है। तो उनके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम का मुझे स्कार्सिटी है। बट कल पॉजिटिवली मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी लोगों को पता है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। इस चैप्टर का पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और स्टार्ट कीजिएगा अपनी प्रिपरेशंस को फॉर द नीट जेईई क्लास 11 क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। फिलहाल फटाफट बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कुछ बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आखिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो a fundamental particle which carries 1 unit negative charge and has mass nearly 1/137th पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी कि अगर देखें तो एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जिसमें यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और जिसका मास होता है 1/1837 पार्ट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। मतलब ये एक हाइड्रोजन एटम का 1837 पार्ट जो है वो होता है। मेनली आपको सभी लोगों को क्या याद रखना है? याद रखना है कि एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है। किसी भी एटम अगर हम लोग देखेंगे तो इस धरती पे कोई भी चीज़ है तो वो मैटर कहलाती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ डेफिनिट मास और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। ये मैटर की डेफिनेशन है। मैटर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कहा जाता है। मैटर को जब हम सब डिवाइडेड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बाद में जो फर्दर डिवीजन होता है वो होता है एटम्स। और एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी पार्टिकल की, उसका फर्दर डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। बट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम से अलग नहीं होते। मतलब इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल में से अगर एक भी प्रेजेंट नहीं होगा तो एटम ही नहीं होगा। इसीलिए उसे एटम का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं कहते हैं। वो एटम की 3 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो सबसे पहली है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन, दूसरी कहलाती है प्रोटॉन और तीसरी कहलाती है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1/1837 पार्ट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन क्या कहता है? अ फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स मास इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और जिसका मास जो होता है वो तकरीबन हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, वो कहलाता है आपका प्रोटॉन। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करें तो नेक्स्ट जो चीज़ होती है एटम का तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल वो होता है आपका न्यूट्रॉन। अ फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज नो चार्ज बट हैज़ अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जिसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन जिसका जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, वो कहलाता है आपका न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आई थिंक सो सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने हिसाब से जो है वो मॉडल्स दिए हैं एटम के। उन एटॉमिक मॉडल्स को हमें यहाँ पर जो है वो डिस्कस करना है।
सबसे पहला मॉडल जो निकल कर आता है वो मॉडल दिया था जे जे थॉमसन ने। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, डिस्कवर किया था, और सबसे पहले जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल हम सभी लोगों को दिया था। इस मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह थे, इस वजह से मॉडल डिस्कार्ड हो गया था। इसके बारे में भी हम लोग आगे फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे। फिलहाल क्या था ये मॉडल, तो सर जे जे थॉमसन who discovered the electron was the first to suggest the model for an atomic structure। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो है वो देने का काम किसने किया था। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो है वो सर जे जे थॉमसन ने दिया था। और ये कौन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो की थी। इन्होंने क्या कहा है, इनके जो थॉमसन मॉडल है उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स मैंने कि ऑल एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे एटम्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, the positive charge, the total positive charge and the total negative charge must be equal। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एटम में हम आज भी फॉलो करते हैं। पहली चीज़ कि सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो एटम होगा वो अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे से बराबर होंगे। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सॉरी चार्जेस की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो यही कहती है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में फ्यूज होकर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। तो एक एटम जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। He visualized all the positive charge of an atom as being spread out uniformly throughout a sphere of atomic dimensions. Approximately this, the electron were smaller particles putting together carrying negative charge equal to the positive charge in the atom। उन्होंने क्या माना कि यूनिट पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, ये देखिए ये है आपका जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के ऊपर यहाँ पर आप सभी लोग जो है वो फोकस कीजिएगा। दिस इज द जे जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जे जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा क्या है, जे जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक ही चीज़ कही है। उन्होंने क्या माना है कि ये जो बाहर जो स्फेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो माइनस वाले चार्जेस हैं, ये क्या है, आपके नेगेटिव चार्जेस हैं। और ये जो स्फेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्फेयर में पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से फैले हुए हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए कोई चीज़ वहाँ यूज़ नहीं की गई। जितना भी खाली स्पेस होगा एटम के अंदर उसमें क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो होंगे और कुछ नेगेटिव चार्जेस वहाँ जो है वो प्रेजेंट होंगे। और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस किसके बराबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के बराबर। यही जो है वो आपके जे जे थॉमसन ने कहा था। ये जो स्फेयर है, जो खाली स्पेस जितनी भी, ये सब पॉजिटिव स्फेयर है जिसमें आपके प्रोटॉन्स हैं और ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द थॉमसन्स प्रपोज मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसके ड्रॉबैक्स के बारे में कि आखिर इस मॉडल को डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया। तो थ्रू द मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, इट कुड नॉट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द रदरफोर्ड। होता क्या है कि बाद में रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है, उस जब तक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं होता जब तक तो जे जे थॉमसन का मॉडल कंसिडर कर लिया जाता है, क्योंकि इस मॉडल से सारी चीज़ें हाँ उस टाइम सेटिस्फैक्ट्री मिल रही थी। पर ये मॉडल क्या कर पाया, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसी वजह से इस मॉडल को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। कोई भी पुरानी चीज़ को तब डिस्कार्ड किया जाता है जब कोई नई चीज़ जो है हम लोगों के सामने आती है। और यहाँ जो नई चीज़ हम लोगों के सामने निकल के आई वो चीज़ निकल के आई रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिस वजह से जे जे थॉमसन के मॉडल को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या है अल्फा स्कैटरिंग आपका एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड कंडक्टेड एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन 1909। रदरफोर्ड ने किया था 1909 के अंदर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को जो है वो परफॉर्म किया था। In this experiment, a very thin foil of gold is bombarded by the fine stream of alpha particles। इसे रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया था, बम्बार्ड किया था। मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो है गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने गिराए थे। A fluorescent screen ZNS is placed behind the gold foil where the points were recorded
which are emerging from alpha particles. Polonium was used as a source of alpha particle. अल्फा पार्टिकल के सोर्स के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया था? उन्होंने पोलोनियम को यूज़ किया था फॉर द अल्फा पार्टिकल्स सोर्स। ठीक है, कुछ इस तरह का रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। एक रेडियो एक्टिव सैंपल यहाँ पर है। इस रेडियो एक्टिव सैंपल से क्या हो रहा है, यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल्स की रेज निकल रहा है। ये जो है थिन गोल्ड फॉइल, जो सर्कुलर आपको दिखाई दे रही है, क्या है? एक थिन गोल्ड फॉइल है। रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस क्या रहे थे? तो देखिए, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिस थ्रू इट विदाउट एनी डेविएशन और डिफ्लेक्शन। ये देखिए, ज़्यादातर जो अल्फा रेज आ रही हैं वो क्या हो रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं, उनमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब 99% में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल एंगल के साथ क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और बचे हुए अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ से ये देखिए, ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट निकल रहे हैं, और कुछ जो है वो हल्के से ये ऊपर की तरफ यहाँ पर डेविएट होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। और कुछ क्या होते हैं 180 डिग्री के ऊपर डेविएट हो गए, मतलब जिस पाथ से आए उसी पाथ के ऊपर क्या हो गए, वापस चले गए। रदरफोर्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने यही चीज़ बताई कि मैक्सिमम पार्टिकल्स को स्ट्रेट निकल गए, उनमें किसी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कुछ ऊपर की तरफ चले गए और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो 180 डिग्री के ऊपर आपके जो है वो लौट गए। अब इसका जो कंक्लूजन्स निकल के आए वो क्या निकल के आए कि एन एटम मस्ट बी एक्सट्रीमली होलो एंड मस्ट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली एम्प्टी स्पेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। की एक एटम जो है उसमें क्या होगी, होलो मतलब खाली स्पेस होगी, बहुत सारी खाली स्पेस होगी। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपने सामने की तरफ थ्रो की है और वो चीज़ सीधे सीधे निकल जाती है तो मतलब कि खाली स्पेस एयर है तभी निकल रही है। डिफ्लेक्शन उसमें कब होगा, जब वो किसी भी चीज़ पे टकराएगी। तो जो पहला पॉइंट इसमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन में निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि ऐसा है कि एटम जो है वो पूरी तरह से खाली है, उसमें खाली स्पेस है, इसीलिए जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, उससे सीधे सीधे निकल गए। कुछ वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड टू लार्ज एक्सटेंट, बहुत ही कम पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं। ये क्या बताता है, तो ये आपको तीन चीज़ें मेनली जो है वो बताएगा। जो पहली चीज़ है वो ये क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव चार्ज एट वेरी लो मास कैन नॉट डिफ्लेक्ट हैवी पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज जो है वो होते हैं, उनका मास बहुत ही कम होता है, इसी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को जो उनके पास से डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, देयर मस्ट बी very heavy and positively charged body in the atom, that is nucleus, which does not permit the passage of positively charged alpha particles। जो 180 डिग्री पे जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्या बताता है कि कोई भी सेंटर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर्ड मास होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज सेंटर्ड बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को पास नहीं होने दे रही है, जहाँ पर वो सेंटर बॉडी यानी कि न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। बिकॉज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच अंडरगो डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी must be an extremely small fraction of the total volume of the atom. This positively charged body must be at the center of the atom and it is called nucleus। यानी न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही निकल करके आता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए। इसी वजह से कहा जा सकता है कि एटम के मास के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का मास है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली छोटा होगा, और वो कहाँ होगा, सेंटर में होगी वो बॉडी। और वो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सेंटर में होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपकी न्यूक्लियस। इतना सभी लोगों को क्लियर है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कि एटम जो होगा, पहला जो पॉइंट है कंक्लूजन का वो क्या है कि एटम जो होंगे बहुत ही ज़्यादा छोटे, मतलब एटम के अंदर बहुत ही ज़्यादा खाली स्पेस होगी, इसी वजह से बहुत सारे जो पार्टिकल्स है बिना डिफ्लेक्शन के निकल गए। दूसरी बात कि कुछ पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट पे, वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है
वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पर उनके जो मास होता है बहुत ही कम होता है, इसी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात कि उसके अंदर एक कोई भी एटम के अंदर एक कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, जो कि न्यूक्लियस होगा एटम का, वो क्या करेगा, उसने पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को अपने अंदर से पास नहीं होने दिया, उन्हें डिफ्लेक्ट कर दिया। और क्या है कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए। इसका कारण क्या है कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो एटम के साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, इसी वजह से वो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स को जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया अपने पाथ से। It has been found that the radius of the atom is the order of 10 raised to the 10 to the power minus 10 meter, while the radius of the nucleus is of the order of 10 raised to the power minus 15 मीटर। देखिए जो एटम का रेडियस होता है वो होता है 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि एटम का जो रेडियस है वो क्या होगा, 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 10 मीटर, और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 15 मीटर, यानी कि कितना ज़्यादा छोटा आपका जो है वो न्यूक्लियस होगा। Thus, if a cricket ball represent a nucleus, then the radius of the atom would be 5 किलोमीटर। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि क्रिकेट बॉल अगर किसके बराबर है, क्रिकेट की बॉल आप सभी लोगों ने देखी होगी कि वो क्रिकेट बॉल अगर आपकी जो है वो मैं मान लूँ न्यूक्लियस है, तो 5 किलोमीटर का जो रेडियस है वो किसका होगा, एटम का। यानी एटम कितना ज़्यादा बड़ा होगा न्यूक्लियस से, ये इस एग्जाम्पल में आप सभी लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस क्लास को जो है वहाँ पर एंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो रदरफोर्ड के न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के बारे में मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब ये सारी चीज़ें क्लियर हुई तब रदरफोर्ड ने क्या किया, एक न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल को अपनी गोल्ड फॉइल वाले एक्सपेरिमेंट के बाद में दिया। तो रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल का शेप भी कुछ स्फेरिकल शेप में रहा। इनिशियली जितने भी मॉडल्स दिए गए उनमें सब में एटम का जो शेप है वो आपका जो है वो यही माना गया कि क्या होगा, आपका स्फेरिकल शेप में होगा। अब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर क्या कहा, आइए देख लेते हैं एक एक करके फटाफट। कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इट इज सराउंडेड बाय होलो पोर्शन कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। कि किसी भी एटम के लिए क्या चीज़ होगी कि एक एटम में क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा सेंटर में। ये देखिए रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर यहाँ पर ये दिखाया भी है, ये वाला कि पॉजिटिवली चार्ज एक छोटा सा पार्ट होगा और उसके आइट साइड में जो स्पेस होगी, ये जो पूरी स्पेस आप सभी लोगों को ऊपर नीचे दिखाई दे रही है, ये पूरी स्पेस क्या होगी, एक खाली एम्प्टी स्पेस का काम ये स्पेस पूरी करेगी, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे कहा जाएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी ये जो बची कुछ स्पेस है ये किस नाम से जानी जाएगी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के नाम से जो है ये स्पेस आपकी जानी जाएगी। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द न्यूक्लियॉन्स विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन हैज़ नेग्लिजिबल मास एंड कैरी अ नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस का वो किसकी वजह से होगा, वो न्यूक्लियॉन्स की वजह से होगा। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियस बना है न्यूक्लियॉन्स से, और न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ होंगे, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है वहाँ पर नेग्लिजिबल मास में जो होगा वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ये कहा है रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में। नेक्स्ट बात करें तो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कि एटम कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का कारण क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, आपके एटम के अंदर होंगे। दस टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। के न्यूक्लियस का टोटल पॉजिटिव चार्ज किससे बैलेंस होता है, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस से जो है वो बैलेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स।
Thus, an atom resembles the solar system in which the sun plays the role of the nucleus and the planets that are revolving इलेक्ट्रॉन्स एंड द मॉडल इज नोन एज प्लानिटरी मॉडल। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड के मॉडल को क्या कहा जाता है, प्लानिटरी मॉडल कहा जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के आइट साइड में रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से क्या हो रहे हैं आपके प्लैनेट्स सन के आसपास सोलर सिस्टम में रिवॉल्व करते हैं। सन न्यूक्लियस का काम करता है और सारे प्लैनेट्स किसकी तरह देखे जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स की तरह देखे जाते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल को क्या कहा जाता है, प्लानिटरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को एक दूसरे से कौन हेल्ड करके रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन्हें आपस में होल्ड कर करके रखता है। Forces of attraction operating on the electron are exactly balanced by the centrifugal force। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके इलेक्ट्रॉन को ऑपरेट करता है उसे बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस तरह से अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसी तरह से एटम का भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो उसे बैलेंस करके रखता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है। मैंने दो एटॉमिक मॉडल, पहले जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड का फॉयल एक्सपेरिमेंट और एट लास्ट रदरफोर्ड का मॉडल आप सभी लोगों को पढ़ाया है। आज के लिए इस क्लास को मैं बस यहीं पर एंड कर रहा हूँ। रेस्ट जो है इस क्लास को हम लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में डाउन, आई विल क्वेंच योर क्वेरीज। एंड फॉर द PDF, please join my Telegram channel. I'm just going to upload the PDF of this chapter also on the Telegram channel. Till then, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।